हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू में। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज 20 जून है और 20 जून में जो जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को हम क्या करेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस के अंदर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि आज 20 जून है और यहाँ पर दोस्तों जो कि ऑलरेडी मैं कई बार बात करता हूँ, जिसके बारे में हमेशा मैंने जिक्र भी किया है कि दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। और 20 जून इसलिए मैंने कहा क्योंकि आज से हमारा, आपको पता है कि लाइव क्लासेस का कोर्स भी शुरू हो रहा है। प्लस में साथ में दोस्तों ये फ्रेश वीक यानी कि मंडे है आज, तो सारी की सारी चीज़ों से अगर देखा जाए तो क्या आपके लिए एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। और देखिए मॉर्निंग का कोड क्या है, ये ऑलरेडी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, पर मुझे ये इतना अच्छा लगा कोड कि मुझे लगा कि आज दोबारा आपके साथ में मुझे ये क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। दोस्तों ये मेरे साथ में भी हुआ, कई सारे आप सभी स्टूडेंट्स के साथ में भी होता होगा कि लाइफ में जब आपने डिसीजन लिया होगा कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो वहाँ पर कई सारे लोगों ने कहा होगा कि इसके अलावा भी ऑप्शंस को देखना चाहिए। इवन अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा या फर्स्ट अटेम्प्ट देने की तैयारी कर रहे होंगे, तो भी आप में से कई सारे बच्चों को, कई सारे लोगों ने सजेशन दिया होगा कि भाई आपका प्लान बी क्या है। नो डाउट प्लान बी होना चाहिए, बट फर्स्ट इंस्टांस से ही प्लान बी होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि आप पूरे दिल से और दिमाग से यूपीएससी का अटेम्प्ट ही नहीं देंगे, क्योंकि आप हमेशा प्लान बी के बारे में सोचते रहेंगे। एटलीस्ट एक या दो अटेम्प्ट फुल फ्लेज होने चाहिए, बिल्कुल पूरे दिल से मन से होने चाहिए। उसके बाद में अगर प्लान बी के बारे में देखना पड़े तो हम देखेंगे, और प्लान बी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में अगर कभी टाइम मिला तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो सेशन लूंगा। बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसे अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास में अभी टाइम है। और दोस्तों ऑलमोस्ट एक साल है आपके नेक्स्ट ईयर 2023 के प्रीलिम्स के लिए। और मैं एक चीज आपको चैलेंज कर सकता हूं, मैं लिख कर दे सकता हूं कि अगर आप 9 मंथ्स, दोस्तों सिर्फ 9 मंथ रेगुलर डेली ऑन एन एवरेज 6 आवर्स अगर देते रहे, आपको इस सिलेक्शन में होने से, यानी कि आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 9 महीने अगले 6 घंटे रोज ये आपको डेडिकेटेड पढ़ाई करनी है। और आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जो आपको इस एग्जाम को ना पास करने दो। तो मैं फिर कहूंगा कि ऑप्शंस दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, मतलब एक तरीके से ये फिनोमेना समझिए कि ज़्यादातर लोग आपको ये समझाने के बजाय कि फोकस करिए, उसकी जगह पे ज़्यादातर लोग आपको उलझाएंगे, तो उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ऑल समझिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर रही है तो उसके लिए बहुत ग्रेट लेवल पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चाहे आप चंद्रगुप्त को देख लीजिए, एंशियंट टाइम में जितने भी उनको देख लीजिए, उन सभी ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए बहुत बड़ा क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो ये बहुत अच्छा है। और दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था कि आज से शाम को 6 बजे ये कोर्स शुरू हो जाएगा। अभी भी किन्होंने नहीं लिया है तो अभी भी आपके पास में ऑप्शन है। जीएस का प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। प्लस में आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसमें आपके लिए मेंस के आंसर राइटिंग अवेलेबल है, आपके लिए मेंटोरशिप अवेलेबल है। सारी की सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तो ये इसको टेस्ट, हैंड रिटन टेस्ट मिलेंगे, क्या नाम है, नोट्स मिलेंगे आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे कि एमसीक्यू मिलेगा रिवीजन के लिए। तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड क्या यूज़ करना है, PRT लाइव, ये कोड आपको यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हेडलाइंस है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। आज कुछ ज़्यादा नहीं था, एडिटोरियल सेक्शन में 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट थे। बाकी अगर फ्रंट पेज और लास्ट सेक्शन में, न्यूज़ सेक्शन में देखा जाए तो ऑलरेडी वही जो अग्निपथ वाली जो पूरी की पूरी न्यूज़ है जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। देखिए मेरे एक सिंपल सा सॉल्यूशन हमेशा मान के रखिएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी चेंज होती हैं, क्योंकि अभी एक बहुत करंट इशू है, तो शुरू में उसको कंप्लीट करने की कोशिश मत करिए। जैसे आप में से किसी ने कर लिया होगा कि भाई 21 साल एज रहेगी और आप सबने नोट्स बना लिए होंगे, अब अगले ही दिन क्या हुआ, उसकी 23 साल एज होगी,
तो आप क्या नोट्स में दोबारा जाके चेंज करोगे? कि करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा चीजें सेटल होने दिया करिए। जैसे रशिया और यूक्रेन की जब वॉर थी तो मैंने रशिया और यूक्रेन के वॉर से रिलेटेड जो टॉपिक था उसको 1 या 2 बार लिया, उसके बाद मैंने बार बार नहीं लिया। मैंने कहा थोड़ी सी सेटल हो जाने दो, उसके बाद में दोबारा से पढ़ा जाएगा। तो ऐसी था। आज बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है, तो जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपके सामने हैं। और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए या हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए या इंडियन एक्सप्रेस का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रशांत तिवारी पीडीएफ। दोस्तों किसी ने एक और चैनल बना लिया, 2 चैनल हो चुके हैं। तो जिस चैनल का यूज़र नेम ये है दोस्तों प्रशांत तिवारी 26, जाके वहाँ पर जब ओपन करेंगे चैनल को तो यूज़र नेम लिखा हुआ था, तो प्रशांत तिवारी 26, देखिए प्रशांत तिवारी 26 ये यूज़र नेम जहाँ मिले आपको उस वाले चैनल को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल एडिटोरियल के अंदर में था जो ईपीआई से रिलेटेड। ईपीआई क्या दोस्तों? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अभी दोस्तों आप सभी जानते हैं इसको येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मिलकर निकाला था और उन्होंने अपनी रैंकिंग के अंदर में 180 कंट्रीज की क्या करी थी, वो एनालिसिस किया था। और उसके अंदर में दोस्तों इंडिया की जो रैंक थी वो वर्स्ट रैंक, यानी कि 180 नंबर पर इंडिया। और इस कारण से एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। पहली बात तो किसने निकाला, इंडिया की रैंकिंग क्या है ये चीज। अब ये इस पे इतना इश्यू हो क्यों रहा है, देखिए आपके जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे टर्म को समझिए, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि एनवायरमेंटल जो कंसर्न है उनमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर इंडेक्स निकालना। तो एनवायरमेंटल कंसर्न क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल कंसर्न है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन। दूसरा कंसर्न सबसे ज्यादा क्या है, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है सबसे ज्यादा। तीसरा यहां पर कंसर्न एक और है दोस्तों कि आप जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे आपके क्या हो गया, आपका नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो वहां पर कैसे आप कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये सब चीजें हो गई। और यहां पर इसी के अंदर में ऐड कर लीजिए कि बायोम में चीजें ऐड हो रही हैं या कम हो रही हैं, सारी की सारी चीजें इसके अंदर में क्या किया गया है, एनालिसिस किया गया। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक अगर देखें दोस्तों तो ग्रीन हाउस गैसेस ये क्या होता है। ग्रीन हाउस गैसेस ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं कि ग्रीन हाउस गैसेस एक फिनोमिना है जिसके कारण में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ऑलरेडी कई बार समझा चुका हूं, फिर भी एक बार समझाने के लिए मैं आपको बता दूं। जैसे यहां पर ये सन है, सूरज है, और यहां पर ये क्या है, अर्थ है। अब सूर्य और ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर कई सारी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर की। तो सूरज की कई रोशनी आती हैं तो आपको पता है हार्मफुल रेज को ये क्या करते हैं, रोक देते हैं। बाकी रेज यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, पृथ्वी तक आ जाती है। अब पृथ्वी कुछ रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कुछ को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब जब रिफ्लेक्ट कर देता है दोस्तों तो यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर का दोबारा रोल आएगा कि कुछ जो उनको क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, बाकी सभी को एस्केप होने देता है। यानी कि यहाँ पर अब इसके कारण में क्या होता है दोस्तों समझिए, यहां से क्या होता है, अर्थ गर्म भी होती रहती है और ठंडी भी अपने हिसाब से होती रहती है। बट अगर जस्ट अज्यूम कि यहां पर एटमॉस्फेयर में गैसेस का लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि जो एस्केप होनी थी यहां से ये हीट, ये एस्केप ना हो पाए और ये एक तरीके का ट्रैप बन जाए और ये क्या हो, यहीं पर ही बार बार घूमता रहे, और इसके कारण में सोचिए अर्थ का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रहा है, जो पूरा फिनोमेना इसको बोलते हैं ग्रीन हाउसेज गैसेस, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें कई सारी गैसेस कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड मास लेवल, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सारी चीजें हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मास लेवल पर बोला जाता है। तो यानी कि दोस्तों कौन कौन सी कंट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने के लिए या फिर कह लीजिए ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए काम कर रही हैं, कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उसके बेसिस पर उनको एनालाइज करना। दोस्तों आपको थोड़ा सा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले जाना चाहता हूं। इस इंडेक्स के अंदर में कंसर्न क्या है, इस इंडेक्स के अंदर में कंसर्न ये है, देखिए विश्व जो है, वर्ल्ड जो है, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग के अंदर में मान लीजिए यहां पर कौन है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। डेवलप में आपका वेस्ट हो गया, आपका यूएस अलग से हो गया, यूरोप हो गया, ये सारी सारी चीजें इसको आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप, ये आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। तो जनरली हमेशा से फिनोमिना रहा कि जब भी कोई कंट्री में डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट एज इन मान के चलिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड डेवलप करना है, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है,
आपको लोगों के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वहां पर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर बनाना, सारी चीजें। अब इन सभी चीजों के अंदर में क्या होता है, ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मान के चलिए किसी को कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसके अंदर में स्टील चाहिए होगा। अब आपको जान के हैरानी होगी कि स्टील सीमेंट के अंदर में जब प्रोडक्शन किया जाता है तो वहां पर ग्रीन हाउसेस गैसेस का सबसे ज्यादा क्या होता है, एमिशन होता है। तो ये कहा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने अपने टाइम के अंदर में अपने बहुत ज्यादा क्या किया है, कंट्रीब्यूट ऑलरेडी कर चुके हैं किसके अंदर में, ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर में। और अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, नो डाउट वहां पर, क्योंकि वो वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं, तो नो डाउट यहां पर अभी क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा। लेकिन आप दोनों को इक्वली इक्वेट नहीं कर सकते। अगर आप कोई इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं तो इंडेक्स के अंदर में ऐसा नहीं कर सकते कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को इक्वली इक्वेट कर दो। क्योंकि क्या हुआ, इस इंडिकेटर के अंदर में ये काउंट किया गया कि प्रेजेंट टाइम के अंदर में कौन कौन सी कंट्री क्या कर रही है, कंट्रीब्यूशन कर रही है एनवायरमेंट के अंदर में ग्रीन हाउसेस गैसेस का। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जो स्टॉक को भी तो देखो, स्टॉक का मतलब क्या, कि कौन कौन सी कंट्रीज ने ऑलरेडी कितना कंट्रीब्यूशन कर दिया है ग्रीन हाउसेस गैसेस में, आपने उसकी वेटेज तो कम कर दी। अब हम तो भाई डेवलपिंग कंट्री हैं, अब जब डेवलपिंग कंट्री है तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशन ज्यादा होगा। लेकिन आपको अगर ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशन ज्यादा हो रहा है तो आपको ये भी चीजें देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे पर कैपिटा ग्रीन हाउस, पर पर्सन ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कितना है, पहली बात तो ये देख लो। दूसरा, साथ में ये देखो हमारे यहाँ पर जितना एमिशन हो रहा है, इंडिया कह रहा है हमारे यहाँ पर जितना एमिशन हो रहा है, उसके साथ साथ में ये देखो हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए, हमने कौन कौन से मेजर्स लिए इनको कम करने के लिए। हमने तो ये तक कहा है कि 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट जीरो एमिशन पर चले जाएंगे। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, हमने क्या किया है, वेटलैंड्स को क्या किया, कंजर्वेशन के लिए काम किया है। इतनी सारी चीजें करने के बाद भी अगर आप हमारी रैंकिंग 180 रखते हो तो ये क्या है, थोड़ी सी चिंताजनक बात है। यानी कि इसी कारण से क्या किया है, इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है इस पे। दूसरा जो इश्यू है दोस्तों जिसपे इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है वो क्या है दोस्तों, पॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि विश्व के अंदर में भारत और भारत की सिटीज के अंदर में पॉल्यूशन एक्सट्रीम लेवल पर है। बट इंडिया ने इसमें भी ऑब्जेक्ट किया। इंडिया ने कहा कि जो आप पॉल्यूशन के अंदर में जो आप गैसेस को काउंट कर रहे हो वो सिलेक्टिव गैसेस ऐसी हैं जो डेवलपिंग कंट्री है जहां पर ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशन हो रहा है, वो ऑटोमेटिक, देखिए एक क्राइटेरिया आपने ग्रीन हाउसेस गैसेस का वैसे ही वो रखा सिलेक्टिव होके। अब उसी का डेरिवेटिव है कौन कौन सी गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है जिनके कारण पॉल्यूशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कंसर्न था। तीसरा कंसर्न जो है दोस्तों बायोडायवर्सिटी वाला। तो इस इंडेक्स के अंदर में, इस रैंकिंग के अंदर में ये भी कहा गया कि भारत के अंदर में जो बायोम, जो डायवर्सिटी है, जो क्या नाम है आपका, जो टेरिस्ट्रियल, एक्वेटिक, ये जो सारे के सारे जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, इनके अंदर में जो बायोडाइवर्सिटी हो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो उसके अंदर में भी इन्होंने कहा कि भाई साहब आपने हमारे यहाँ पर जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट उसको तो कंसीडर ही नहीं किया, यहाँ पर तो सारी चीज़ें क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही हैं। आप हमारे यहाँ पर जो जो बायोडाइवर्सिटी मैट्रिक्स हैं जिनके अंदर में हमने कहा कि हम बायोडाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लैंडस्केप को रिस्टोर कर रहे हैं, वो सब चीज़ें तो आपने कंसिडर नहीं करी। तो ये 3 फैक्टर के ऊपर में क्या है, इंडिया ने क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑब्जेक्शन किया है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के ऊपर। आई थिंक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया दोस्तों आप सभी को। तो वो इस आर्टिकल में यही कहना चाह रहे हैं कि हाँ, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर में कुछ इश्यूज हैं, बट इंडिया को इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए कि आप क्या करें, अपनी पॉलिसीज को दोबारा से रिकास्ट करिए और दोबारा से इसके अंदर में क्या लग जाइए और एक डैशबोर्ड अप्रोच अपनाइए जिसके अंदर में आप क्या करिए, सभी को सारी चीज़ें क्या हों, अवेलेबल हों, सबको सारी चीज़ें क्या हों, पता चले। ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा है। जैसे अब देखिए मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है कि उनकी जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसके अंदर में जो रैंकिंग दी गई है, सबसे लास्ट क्या 180 रैंकिंग दी गई है, उस कारण से काफ़ी ज़्यादा क्या है, नाराज़ है। और ये रैंकिंग किसके द्वारा दी गई है, येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये असेसमेंट किया गया था। फिर कह रहा हूँ प्लीज़ समझते रहिएगा। और इंडेक्स के अंदर में मतलब समझिए, ग्रीन हाउस गैसेज जो प्रेजेंट टाइम में एमिशन कर रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम में एमिशन है ना, उसको वेटेज ज़्यादा दी गई है। और उसके अंदर में ये कहा गया कि रशिया, यूएस, इंडिया एंड चाइना मिलाकर क्या करेंगे, 2050 तक जो ग्रीन हाउसेस गैसेस है उसका 50% ग्रीन हाउसेस गैसेस का एमिशन क्या होगा, इन्हीं के द्वारा होगा। तो ये भी क्या है, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि आप प्रेजेंट में क्यों काउंट करें, समझ रहे हैं इस चीज को, स्टॉक भी तो काउंट करिए।
बाकी आपको पता प्रोटेक्टेड एरिया रिप्रेजेंटेटिवनेस इंडेक्स के अंदर में, यानी कि कितना ज़्यादा क्या नाम है बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, उसके अंदर में इंडिया की रैंकिंग कम करी है। वेटलैंड जो है लॉस, उसके अंदर में भी क्या नाम है, लेकिन उसके अंदर में वैसे देखा जाए तो और सब में तो 169 रैंक है, पॉल्यूशन में इवन 179 रैंक है दोस्तों, सबसे वर्स्ट। आप सोचिए 180 में से 179 रैंक है पॉल्यूशन के अंदर में, ठीक है, सारी की सारी एयर क्वालिटी वाला। लेकिन इसके अंदर में जो आपका वेटलैंड लॉस वाला जो प्रिवेंशन है, यानी कि कौन सी कंट्री वेटलैंड को नुकसान ना उसको प्रिवेंट करने के लिए काम करेंगे, उसके अंदर में इंडिया का बेस्ट स्कोर है एट 62। तो प्लीज याद रखिएगा सारी की सारी चीजें। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया क्या एनवायरमेंटल इशू, और ये दोस्तों ये रहेगा हमेशा, ये आने वाले समय में काफी समय तक रहेगा। इवन जब ये कहा गया कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन की तरफ चले जाएंगे। अब नेट जीरो एमिशन का कई सारे बच्चे मतलब ये निकालते हैं कि भैया जीरो एमिशन होगा, नहीं, एमिशन होगा, बट ऐसी कई सारी हमारे पास टेक्नोलॉजी होंगी। पहली बात तो ऐसा एमिशन, इतना ही एमिशन हो कि हमारे यहाँ पे नेचुरली वो चीजें दोबारा से क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए उतनी ही ऑक्सीजन। एक तो प्रोसेस ही हो गया। अब मान के चलिए नेचुरली एब्जॉर्ब नहीं होता, तो हमारे पास में ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी, ऐसे कई सारे फिनोमिना हो जो उनको क्या करें, एब्जॉर्ब कर लें। यानी कि हम एक्स्ट्रा अमाउंट में कुछ भी जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही क्या हो, एमिशन हो। ये अगर इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है, तो क्या रहेगा, ये नेट जीरो एमिशन की तरफ से जाए। अब कई सारे लोग, कई सारे जो डेवलपिंग जो थ्योरीज देते हैं इंडिया के बारे में, वो ये बात कहते हैं कि इंडिया इस होड़ में कि वर्ल्ड के अंदर में उसको रिकॉग्नाइज किया जाए एज ए चैंपियन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए, इंडिया क्या कर रहा है कि हो सकता है वो जो डेवलप कंट्रीज की रेस में आने, मतलब समझिए इस चीज को कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया, मान के चलिए अगर आप जब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जो डेवलपमेंट आप कर रहे हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन आप कर रहे हो, उसके ऊपर में पड़ेगा। और इसका अल्टीमेट नुकसान किसके ऊपर में पड़ेगा, इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी इंडिया की बहुत लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को क्या चाहिए, हाउस होल्ड की जरूरत है, रोड की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है। अब इसके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे स्टील, सीमेंट, ये सब जो चीजें हमें चाहिए, इसके अंदर में जब भी इनका प्रोडक्शन होगा तो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है। जैसे इंडिया के अंदर में पॉपुलेशन को देखा जाए, अब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो इंडिया के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। अब फूड के अंदर में स्पेशली इंडिया के अंदर में क्या उगाया जाता है, राइस उगाया जाता है। अब राइस के अंदर में आपको पता है कि राइस का कल्टीवेशन जब होता है तो कुछ टाइम के लिए जब रुपाई होती है उस समय पे फ्लडिंग टाइप की जाती है पूरे उसके अंदर में, खेत के अंदर में। अब आपको पता है जहां पर भी वाटर लॉगिंग होगी वहां से मीथेन गैस का एमिशन होता है। तो ये जो राइस का कल्टीवेशन है ना, इसके लिए भी पता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, इंडिया के अंदर में कहा जाता है कि आप राइस के ऊपर में अब क्या दो, एमएसपी देना बंद कर दो। अब राइस के ऊपर एमएसपी देना बंद करोगे तो क्या होगा, राइस का कल्टीवेशन कम होगा, और राइस का कल्टीवेशन अगर कम होगा तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कम होगा। लेकिन इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो इतनी बड़ी है कि फूड सिक्योरिटी को भी तो आपको इंश्योर करना है दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ पर कनेक्ट करके रखना है। आई थिंक मैं इस टॉपिक को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके सामने कर चुका हूँ। चलिए आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला टॉपिक जो है दोस्तों वो यूएनएससी, जो ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि यूएनएससी के अंदर में, यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर में 5 मेंबर होते हैं। कौन कौन, यूएस, आपका क्या नाम है, क्या नाम है, रशिया, आपका चाइना, आपका फ्रांस और ब्रिटेन। ये कंट्रीज मिला के यूएनएससी बनाते हैं। और एक तरीके से समझ लीजिए कि सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि वर्ल्ड के अंदर में मेजर जो डिसीजन लिए जाते हैं, यूएन के जो मेजर डिसीजन हैं यूनाइटेड नेशन के, वो इन्हीं के होते हैं। तो इसके अंदर में इंडिया ने क्या किया था, इंडिया एंड यूएस ने क्या किया था, एक जॉइंट स्टेटमेंट लेकर आए थे, रेजोल्यूशन लेकर आए थे कि वो एक क्या, लश्कर ए तैयबा का जो डेप्यूटी चीफ था रहमान मक्की, उसको एज ए टेररिस्ट घोषित करने के लिए, ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए। और उसके ऊपर में टेक्निकल वीटो लगा दिया, किसने, चाइना ने लगा दिया, चाइना लगा दिया। और ऑलरेडी मैं कर चुका हूं कि इससे 2 चीजें निकल कर आती हैं। एक तो इंडिया के रिलेशन उसके नेबर कंट्रीज के साथ, दोनों पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान एंड चाइना, इन दोनों पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते सही में बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे हैं और ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी देखना चाहिए कि यूएनएससी के अंदर में क्या अब सही मायने में रिफॉर्म की आवश्यकता है, और अगर है तो इसको कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे लामबंदी की जाए, कैसे वर्ल्ड को एकजुट किया जाए, ये भी सबसे बड़ा क्या है, क्वेश्चन उठता है। तो इस आर्टिकल में ये जिक्र किया जा रहा है कि भले ही आप डेजिग्नेशन नहीं कर पाए हो, लेकिन दोस्तों आपको इनको क्रिटिसाइज तो करना है जो किया है।
आपको पर्सुएट भी करना है, लेकिन साथ में आपको एविडेंस लगातार गैदर करते रहना चाहिए कि देखिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैसे इंडिया को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। इंडिया मस्ट कीप गैदरिंग एविडेंस एंड बिल्ड इट्स केस ऑन क्रॉस बॉर्डर टेरर इन ए ग्लोबल। तो प्लीज याद रखिए, तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन के कारण में ये डीरेल नहीं किया जा सकता। अगर मान के चलिए यूएस के संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे हो जाएं आने वाले समय में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो अपनी बात है कि पाकिस्तान से टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसको पीछे छोड़ दे। नहीं, इंडिया को अपना जो केस है उसको और ज्यादा स्ट्रांगली आगे क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं इस टॉपिक को इसी तरीके से लिएगा, क्योंकि देखिए वर्ल्ड जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर में इस समय बहुत बड़ा उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर में क्वेश्चन लगा हुआ। रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद में भी उनके ऊपर में ये क्वेश्चन उठा कि इन ऑर्गेनाइजेशन के होने का मतलब क्या है, क्योंकि बनाए इसलिए गए थे कि वर्ल्ड में वॉर ना हो पाए, और अगर हो गई है तो इन्होंने क्या एक्शन लिए। ऐसे ही बार बार क्वेश्चन उठता है यूएनएससी के ऊपर में। और आपको तो पता है इंडिया बार बार ये चीज कहते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो 2 बार स्पीच में बोला कि कब तक विश्व की इतनी बड़ी जनसंख्या को एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से आप बाहर रखेंगे, क्यों ना अब यूएनएससी के अंदर में रिफॉर्म किया जाए। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और यहां से जो अगला पर्सपेक्टिव ऑलरेडी मैंने आपको बताया, पाकिस्तान एंड चाइना के रिश्ते जो कि एक्सट्रीम लेवल पर अच्छे हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। और इंडिया के लिए सिक्योरिटी के इशू तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है 2 फ्रंट वॉर का खतरा हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा, और जितना ज्यादा ये एक्सेस और स्ट्रांग होता जाएगा उतना ज्यादा इंडिया के लिए क्या रहेगा, चिंताजनक बात रहेगी। और ये एक्सेस जितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान और तालिबान के संबंध बहुत अच्छे, और आपको पता है जब पिछली बार तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर में टेक ओवर किया था तो वो एक हेवन की तरह या लॉन्च पैड की तरह बन गया था इंडिया के अगेंस्ट में टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। तो आने वाले समय में इन सारी चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बाकी इससे ज्यादा इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, आने वाले समय में और कुछ डेवलपमेंट होगा तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे। बट ऑलरेडी मैं चाइना वाला पर्सपेक्टिव भी करा चुका हूं, पाकिस्तान वाला पर्सपेक्टिव CPEC भी करा चुका हूं, तालिबान वाला एंगल भी, तो इसमें ज्यादा और उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं मॉनसून से रिलेटेड। दरअसल दोस्तों आपको पता है कि जून के अंदर में मॉनसून का अराइवल हो गया है। अब जो मॉनसून का अराइवल हुआ है उसमें कहा गया कि अभी ऑलमोस्ट सारे रीजन के अंदर में देखा जाए तो 8% का डेफिसिट चल रहा है मॉनसून के अंदर में। तो इस आर्टिकल में कहा कि कोई बात नहीं, जो जून का महीना रहता है हमेशा, वो हमेशा क्या रहता है, डेफिसिट में ही रहता है जनरली अगर देखा जाए। मेजर इशू जब आएगा, जब कब आएगा, जब अगर मान के चलिए जुलाई में एंड अगस्त में बारिश उस लेवल पर ना हो, यानी कि मॉनसून उस लेवल पर ना पहुंचे, कब, जुलाई और अगस्त के अंदर में, तब सबसे ज्यादा क्या होगी, चिंताजनक बात होगी। क्योंकि जुलाई और अगस्त की बारिश ही अगर खराब होती है तो ही डिसाइड करती है कि किन किन एरियाज के अंदर में ड्रॉट पड़ेगा। तो ये जीएस पेपर 1 आपकी जियोग्राफी से रिलेटेड मॉनसून का फिनोमिना, और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से कैसे रिलेटेड, वो भी कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। अगर इस बार का इकोनॉमिक सर्वे किसी ने पढ़ा होगा या ध्यान दिया होगा तो उसमें कहा गया कि इंडिया की जीडीपी इस लेवल पर चलेगी, फला नंबर पर चलेगी, बशर्ते कुछ कंडीशंस हो। कंडीशंस क्या, जैसे ऑयल के प्राइसेस स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन स्टेबल रहे, और साथ में मॉनसून नॉर्मल रहे। दोस्तों इंडिया की जीडीपी के अंदर में एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और एग्रीकल्चर के अंदर में आपके मॉनसून का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप सभी जानते हैं खरीफ की जो फसल होती है उसके अंदर में सिंचाई कितनी मिलेगी, पानी कितना मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, मॉनसून। प्लस में अगर आप देखें दोस्तों तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम वो नदियों के आसपास में चलता है। और अगर दोस्तों बारिश नहीं होती उस लेवल पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर कई सारी नदियां क्या हैं, बारिश के हिसाब से चलने वाली नदियां मॉनसून के हिसाब से चलती हैं, तो भी क्या होगा, उस एरिया के अंदर में प्रॉब्लम्स आ जाती है। दूसरी चीज यहां पर एक और प्रॉब्लम है, 2 चीजें हो रही हैं। एक एरिया में तो ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है, तो वहां के लिए ये वाला डिजास्टर हो गया। दूसरी तरफ में दोस्तों कई जगह पर क्या हो रहा है, फ्लडिंग हो रही है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए आप, वहां पर तो पूरे के पूरे फ्लडिंग हो रही है। अब जब फ्लडिंग हो रही है दोस्तों, तो ये भी क्या है, ये भी बहुत बड़ा डिजास्टर है।
तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर में मानसून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। इवन दोस्तों ये कहा जाता है कि इंडिया के अंदर में अगर मानसून सही नहीं हुआ तो हमारे यहाँ पर फूड सिक्योरिटी का इश्यू हो सकता है, फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस हो सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चिंता है। इसीलिए आपको पता होगा कि जैसी मानसून की बात होती है, गवर्नमेंट से लेकर जितने भी डिपार्टमेंट इसके लिए क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं। तो इसीलिए मानसून, अब मानसून एल नीनो वाला जो टॉपिक है, अगर मैंने एक सेशन में कराया था, अगर मैं एल नीनो वाला, आप सभी को पता है दोस्तों, दो फिनोमिना होते हैं, एक एल नीनो होता है और एक ला नीना, जिसके अंदर में एल नीनो और ला नीना, इन दोनों के फिनोमिना के अंदर में क्या होता है कि अगर ला नीना हो जाए, मान के चलिए, तो बढ़िया सिचुएशन रहती है भारत के लिए। लेकिन एल नीनो अगर हो जाता है तो क्या हो जाती है प्रॉब्लम, कि भारत के अंदर में मानसून थोड़ा सा वीक हो जाता है। और ऑलरेडी मैं एक सेशन में सारी की सारी चीजें आपको करा चुका हूं, तो इसलिए बार बार इन चीजों को टाइम लगाने के आप सर्च कर लीजिएगा वहां पर, और मैंने ऑलरेडी कराया कि कैसे पैसिफिक ओशन और ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन क्या कब अब नॉर्मली गर्म हो जाता है, फिर वहां से वहां चला जाता है, लो प्रेशर एरिया उधर की तरफ बन जाता है, तो जो पानी भारत की तरफ आना चाहिए था मानसून के अंदर में, वो भारत की तरफ नहीं आता। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार करना रिपीटिवनेस हो जाता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे सेम ज्वाइन करते हैं। तो ये चीजें हैं। बट यहां से जो मेजर कंसर्न मैं आपके लिए बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो इवन सोसाइटी है, इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, और इंडिया की दोस्तों एक और चीज समझने की कोशिश करिए, इंडिया की जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी कनेक्ट करिए। यानी कि मान के चलिए, अगर आप देखें अर्बन फ्लडिंग होती है या फिर रैपिड फ्लडिंग नॉर्थ ईस्ट के एरिया में होती है, तो ये सिक्योरिटी का भी कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि यहां पर से ह्यूमैनिटी का कंसर्न है, सिक्योरिटी का भी कंसर्न है। तो ये सारे के सारे कंसर्न किस पे डिपेंड करते हैं, मॉनसून के ऊपर में डिपेंड करते हैं। इसलिए दोस्तों कई बार कहा गया है कि मॉनसून ही डिसाइड करता है कि इंडिया की जीडीपी आने वाले समय में क्या रहेगी। तो अभी जो आईएमडी है उन्होंने थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक इमेज ये दिखाई है कि जुलाई और अगस्त वाले डाटा को हम देखेंगे। जून वाले डाटा से आप ये रेफरेंस पर निकालिए कि इस बार का मॉनसून क्या हो गया, वीक हो गया। क्योंकि जैसे ही मॉनसून वीक होने की खबर आएगी, वैसे ही दोस्तों क्या होगा, फार्मर्स में पैनिक शुरू होगा, फार्मर में पैनिक शुरू होगा। और फिर आपको पता है फार्मर में पैनिक, फिर क्या मैं आपके एमएसपी, सप्लाई साइड, इन सब चीजों के ऊपर में क्या पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। और इसके कारण में दोस्तों क्या पड़ता है, मार्केट के अंदर में जो कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस के ऊपर में भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है। क्योंकि इसको एज ए मैसेज लेंगे कौन, ट्रेडर्स। और आपको पता है उसके कारण में क्या होती है, होर्डिंग, क्या नाम है, पाइलिंग, ये सारी की सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि अभी आप मॉनसून का जो जून वाला सेशन है इसको मत लीजिए ऐसे कि ये आपके लिए नहीं, जुलाई और अगस्त के अंदर में जो डाटा निकलेगा उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। तो मॉनसून दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे कंट्री के लिए। इवन जब शिप, मोटर वाले शिप नहीं हुआ करते थे तो मानसून का वेट किया करते थे, जहां कई सारे लोग जो ट्रेडर्स होते थे विदेशों से आते थे, वो मानसून का वेट करते थे कि जब उस डायरेक्शन में विंड चलेंगी तब जाके वो क्या करते थे, उधर की तरफ से आते थे ट्रेड करने के लिए इंडिया के अंदर में। तो सारी चीजें हैं, प्लीज कनेक्ट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल अगर देखें दोस्तों तो वुमेन वर्कर से रिलेटेड ये आर्टिकल है, एंड बहुत अच्छा आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 1 से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन से रिलेटेड टॉपिक है। दरअसल दोस्तों इसमें 3 पर्सपेक्टिव का जिक्र किया गया है। सबसे पहली बात समझिए, वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी बात की गई है। फिर उसके बाद बात की गई है कि जो वुमेन एम्प्लॉयड हैं उनको कितने नंबर ऑफ डेज का वर्क मिल रहा है, दूसरी बात की। अब मान के चलिए उनको, वुमेन को वर्क भी मिल रहा है, नंबर ऑफ डेज भी मिल रहा है, तो उनको वेजेस क्या मिल रहे हैं, इन 3 पर्सपेक्टिव में इन्होंने जिक्र किया है इस पूरे के पूरे आर्टिकल के अंदर में। दरअसल इस आर्टिकल के अंदर में द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट को क्या किया है, डिस्कस किया, जिसके अंदर में उन्होंने कहा कि मार्च 2022 के अंदर में उन्होंने जो सर्वे किया, CMIE ने, उन्होंने सर्वे के अंदर में पाया गया कि मार्च 2022 के अंदर में 9.92% महिलाएं रूरल एरियाज में क्या कर रही हैं, एम्प्लॉयड हैं, काम कर रही हैं। और मेल का देखें अगर तो 67.24% है मार्च के अंदर। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे उन्होंने रीजन ये दिया कि विमेन अनएम्प्लॉयमेंट से कई प्रकार से क्या हो चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं। और
वास्तविकता में वो पहले काम करना चाहती थी, नौकरी ढूंढ रही थी, लेकिन वो प्रोसेस जो है और लगातार जॉब ना मिल पाने के कारण में उन्होंने अब उसके लिए क्विट कर दिया कि अब मैं ढूंढना ही। अब जो उन्होंने क्विट किया तो इस कारण से उनको उस कैटेगरी में रखा ही नहीं गया। लेकिन उन्होंने कहा, जैसे यूएस कनाडा वगैरह में देखा जाए तो वहां पर अगर मान के चलिए अगर कोई क्या करे, उसको वेरियस रीजन के कारण में गिव अप कर दे कि भाई मुझे करना नहीं, तो उसे डिस्करेज्ड वर्कर्स बोला जाता है। लेकिन इंडिया में नहीं बोला जाता, उन्हें इंडिया में कैसा बोला जाता है, लीव कर दिया इकोनॉमी को, ड्रॉपिंग मार्केट, ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। बट वहां पर यूज किया जाता है डिस्करेज्ड वर्कर। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट की आ सकती है, डिस्करेज्ड वर्कर रिसेंटली सीन इन न्यूज। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि मान के चलिए वैसे आप काम करना चाहते थे, जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन थी, आसपास में ऐसी एरियाज थे जहां पर आप काम नहीं कर पा रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, ढूंढते ढूंढते थक गए और उसके कारण में आप क्या करते हो, गिव अप कर देते हो वेरियस रीजन के कारण में, तो उसने डिस्करेज वर्कर बोला जाता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है रूरल एरियाज में, ग्रामीण एरियाज के अंदर में, वो बहुत ज्यादा है महिलाओं के अंदर में, वुमेन के अंदर में। और उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि महिलाएं काम करना ही नहीं चाहती, उसके पीछे रीजन ये है कि हम उनको जॉब प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। और इन्होंने केस स्टडी करी है, काफी सारी केस स्टडी करी है, काफी सारे महिलाओं से बातचीत करी है। तो महिलाओं से बातचीत के अंदर में ये भी पता चला कि जो महिलाएं ऑलरेडी काम कर रही हैं, अब जो ऑलरेडी काम कर रही हैं उनको क्या नंबर ऑफ डेज का वर्क पूरा मिल रहा है। उसका एग्जाम्पल इन्होंने मनरेगा से लिया। मनरेगा आपको पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया जाता है। आपको पता है 100 डेज का वर्क दिया जाता है इसके अंदर में। लेकिन इसके अंदर में एनालिसिस के अंदर में जो सर्वे किया उसके अंदर में पाया, कई सारी महिलाओं ने बताया कि ऑन एन एवरेज उनको सिर्फ 40 दिन का काम मिलता है। वो काम करना चाहती हैं, 100 दिन का काम करना चाहती हैं, पूरा काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको एफिशिएंट जो काम के डेज हैं वही नहीं मिल रहे। फिर अगला जब सर्वे किया गया उस समय पूछा गया, तो अच्छा आपको जितना भी काम मिल रहा है उसमें वेजेस क्या मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो डिजायर्ड वेजेस हैं वो भी उनको नहीं मिलते हैं मार्केट के अंदर में। अब कई सारी महिलाओं ने इस पूरी रिपोर्ट के अंदर पढ़ी है, कई सारी महिलाओं ने यह भी कहा कि इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है। इवन 2 महिलाओं ने तो क्या किया, अपनी टिफिन को खोल के दिखाया कि मिर्च है और रोटी है, बस ये देखिए। यानी कि उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि महंगाई के कारण में अब हम दाल हो गया या सब्जियां होगी, वेजिटेबल्स हो गए, इनको भी अभी क्या कर रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें सब कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि कितने प्रॉब्लम्स देखिए, महिला एज ए मनरेगा वर्कर, महिला एज ए एग्रीकल्चर वर्कर, महिला घर में भी काम कर रहे हैं, घर को भी संभाल रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अपने घरों के फील्ड में भी काम कर रहे हैं। तो महिला रूरल एरिया में अगर देखा जाए तो मल्टी स्टेक होल्डर के रूप में देख लीजिए, मल्टी फोल्ड वे में अगर कोई काम कर रहा है तो महिला वहां पे काम कर रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि काफी समय से कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए भी कुछ स्पेसिफिक हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो हमें क्या करना चाहिए, वाइड स्प्रेड सर्वे करने की जरूरत है। अब वाइड स्प्रेड सर्वे कैसे करना चाहिए, हमें पता लगाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो क्या क्या काम कर रही हैं और अपना जो काम कर रही हैं उसमें उनको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं जो जितना काम कर रही हैं उनको उतने वेजेस नहीं मिल रहे। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो वेजेस के अंदर में बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जेंडर इनइक्वालिटी हो। इसलिए बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है कि हमें पैन इंडिया रूरल एरियाज के अंदर में क्या करना चाहिए, सर्वे करने की जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीजें जिक्र की गई हैं, जिसके अंदर में देखिए, ये प्लीज ये याद रखिए, डिस्करेज वर्कर जो आपको डेफिनेशन बताई, और लेकिन इंडिया के अंदर में ऑफिशियली उनको काउंट नहीं किया जाता, सर्वे के अंदर में उनको डिस्क्राइब किया जाता ड्रॉपिंग आउट और लिविंग द लेबर मार्केट। ये नोशन ये क्या दर्शाता है कि भाई अपनी मर्जी से उन्होंने चॉइस कर लिया है कि भाई अब हम काम करना नहीं चाहते। लेकिन समझने की कोशिश करिए, ये जो चॉइस बनाई है उन्होंने कि मैं अब जॉब नहीं ढूंढना चाह रही, उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे रीजन ये है, जो पीछे बैकड्रॉप में जो आर्टिफिशियली जो चीजें जो क्रिएट की जा रही हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं करना, ये रीजन है जिसके कारण वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से पुश आउट हो जाते हैं। रादर देन वो चॉइस मना रहे हैं, उससे ज्यादा बेटर हम ये वर्ड यूज करें कि वुमेन आर पुश्ड आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज हमें करने की जरूरत है। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये देखिए, हायर प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, उसके कारण में क्या हुआ है, वेजिटेबल्स और पल्सेस के एनर्जी कंजम्पशन को क्या किया, कम किया। तो ये जो इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि विमेन, दोस्तों आप अगर रूरल एरियाज में जाएं तो महिला आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम करते हुए मिलेंगी, महिला वहां से लौटने के बाद में अपने घर में खेत में भी काम करते मिलेंगी,
महिला अगर उनके घर में कोई जीव जंतु है, गाय भैंस वगैरह है, उनके लिए भी काम करते मिलेंगे, परिवार के लिए भी काम करते मिलेंगे, ईंधन अगर लाना है उसके लिए भी काम करते मिलेंगे, यानी कि कितने लेवल पर काम करते हैं। तो इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऑलरेडी मैं देखिए इसको एक स्टेप में और आगे अगर लेकर जाऊं, इस आर्टिकल में नहीं है कि जितना ज्यादा आप वुमेन को एम्पावर करोगे उतना ज्यादा आप सोसाइटी को एम्पावर करोगे मल्टी पर्पस में। वुमेन एम्पावरमेंट एज इन फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली, अगर तीनों लेवल पर करोगे दोस्तों तो इंडिया के अंदर में एक तो उस सोसाइटी के अंदर में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, नो डाउट बहुत सारे चेंजेस आते हैं, प्लस में जो फ्यूचर फैमिली है उसके अंदर में चेंजेस आएंगे। इवन दोस्तों पॉपुलेशन के अंदर में भी चेंजेस आ सकते हैं। जो आप पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, जितना ज्यादा फाइनेंशियली और सोशली और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट वुमेन होंगी उतना ज्यादा वो अवेयर होंगी, और जितना ज्यादा वो अवेयर होंगी दोस्तों तो जितना ज्यादा ये होता है कि फोर्सफुल प्रेगनेंसी ये सब चीजें जो होती हैं उनके अंदर में भी वो क्या हो सकती है, वोकल होंगी। प्लस में साथ में वो अपने लिए जो उनके लिए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के सोशल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया इस आर्टिकल में सिर्फ जिक्र किया गया केस स्टडीज के रूप में। केस स्टडी के रूप में क्या किए हैं, बहुत सारे चीजें जिक्र करी गई कि खाने के लिए क्या है, वेजेस कितने मिल रहे हैं, नंबर ऑफ डेज का वर्क कितना मिल रहा है, सारी चीजें जिक्र करी गई हैं। और मनरेगा को एज ए आइडियल लिया गया, मनरेगा के अंदर में जो काम कर रहे हैं उनके पास में साइट में जा जाके सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ में यहाँ पर सारी चीजें इश्यूज डिस्कस कर ली हैं। इनका सॉल्यूशन ये हो सकता है, पहली बात तो आपको सर्वे करना पड़ेगा, सर्वे करके ये पता लगाना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल दोस्तों आपको पता है कि जो 5 हाई कोर्ट हैं उनको नए चीफ जस्टिस मिलेंगे, और ये कॉलेजियम ने डिसाइड किया, सारी चीज़ें हैं। कॉलेजियम है क्या, देखिए जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेजियम से रिलेटेड इश्यूज और जुडिशियल वैकेंसीज, ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। दरअसल दोस्तों हमारे संविधान के आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे दोस्तों जुडिशरी के अंदर में जो अपॉइंटमेंट होती है वो किसके द्वारा होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा होती है, विद कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई, और जिनको वो समझे एज जज और जिनके साथ में वो करें। तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कॉलेजियम बना कैसे। कॉलेजियम अभी के लिए क्या है, मान के चलिए ग्रुप है जिसमें सीजीआई साहब हैं, प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं जो बैठते हैं और डिसाइड करते हैं भाई इनको सुप्रीम कोर्ट में ले आया जाए, इनका ट्रांसफर कर दिया जाए, ऐसी सारी चीजें वो डिसाइड करते हैं। तो कॉलेजियम बना कहां से, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कहीं पर? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ ये जिक्र है कि प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे जज विद कंसल्टेशन विद सीजीआई। ठीक है, अब जब कंसल्टेशन, ये जो वर्ड आया कंसल्टेशन, वहीं से मामला सारा का सारा उलझ गया। पहले कहा गया कि भाई साहब ये कंसल्टेशन का मतलब क्या है। मान के चलिए प्रेसिडेंट एक्स कोई पर्सन है, प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं और सीजीआई साहब बैठे हैं, तो प्रेसिडेंट साहब कहते हैं इस एक्स को अपॉइंट कर देते हैं, और सीजीआई साहब कहते हैं नहीं इनको अपॉइंट नहीं करते हैं। तो कंसल्टेशन का मतलब क्या है, यानी कि क्या सीजीआई साहब का जो ओपिनियन है वो मैटर करता है प्रेसिडेंट साहब के लिए, नहीं करता? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा। तो इसीलिए दोस्तों 3 केसेस हुए हैं, प्लीज याद रखिएगा 3 केसेस हुए हैं जिनको जजेस केसेस बोला जाता है, उसके बाद में चौथा एनजेसी वाला केस भी बोला जाता है। तो प्लीज इन सबको याद रखिएगा। ये टॉपिक मैं इसलिए भी करा रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा अभी पिछले महीने मैं एक आर्टिकल कराया था जिसके अंदर में सीजीआई साहब ने बोला था कि एक बहुत खराब नोशन ये बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर में कि इंडिया के अंदर में जजेस खुद को ही अपॉइंट करते हैं, जजेस जो हैं अपॉइंट्स देमसेल्फ, और ये बहुत खराब नोशन है। और जो कॉलेजियम है उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही यही है दोस्तों कि उसको क्रिटिसाइज यही किया जाता है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई मेरिट नहीं पता चलते, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि वहां पर जजेस खुद को ही क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं। तो नेचुरल जस्टिस फिनोमिना का भी क्या है, ये हनन है। तो प्लीज ये कॉलेजियम वाला टॉपिक प्लीज याद रखिएगा। तो ये क्या है, कॉलेजियम सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और दोस्तों याद रखिएगा इसके अंदर कॉलेजियम कितने, सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अब शुरू करते हैं कॉलेजियम सिस्टम आया कैसे। तो पहला केस गया 1982 के अंदर में। देखिए इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हुआ करती थी, एक पार्टी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो वहां पर जुडिशरी भी इतना ज्यादा मतलब वो नहीं होती थी वोकल, समझिए इस चीज को। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब पता चला कि गवर्नमेंट अब धीरे धीरे वीक हो रही है, गवर्नमेंट में और भी पार्टीज आ रही हैं, रीजनल पार्टीज भी आ रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सा क्या हुआ, एहसास हुआ, अरे हाँ मुझे भी अपनी ताकत का एहसास हुआ।
तो क्वेश्चन क्या कि भाई साहब ये कंसल्टेशन का मतलब क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जजेस केस के अंदर में ये डिसाइड किया कि भाई साहब ये जो कंसल्टेशन का मतलब है ये कॉन्करेंस नहीं है, यानी कि मान के चलिए सिर्फ व्यूज को एक्सचेंज कर लो, सीजीआई साहब आएंगे और प्रेसिडेंट साहब आएंगे, हाथ मिलाया, आपस में बातचीत करी, सीजीआई साहब ने भले ही एक्स पर्सन का नाम भेजाओ, प्रेसिडेंट साहब ने चले भाई वाई पर्सन का नाम भेजाओ, जो प्रेसिडेंट साहब जिनको अपॉइंट कर रहे हैं वही अपॉइंट होंगे, सीजीआई साहब बस खाली हालचाल पूछेंगे, चाय पानी पी लेंगे और अपना नाम बता के चले जाएंगे। 1982 में ये हुआ। फिर केस गया 1993 के अंदर में, सेकंड जजेस केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तो चाय पीने नहीं, ओपिनियन भी मैटर करता है। ओपिनियन मैटर क्या करता है कि सीजीआई साहब ने जो भी एडवाइस टेंडर करी है वो प्रेसिडेंट साहब के ऊपर में क्या है, बाइंडिंग है। क्या है, बाइंडिंग है। लेकिन सीजीआई साहब ने जो एडवाइस टेंडर करी क्या अकेले टेंडर कर दें? नहीं, उसके लिए क्या करें, सीजीआई साहब दो सीनियर मोस्ट जजेस से क्या करें, कंसल्ट कर लें। यानी कि सेकंड जजेस के केस से दोस्तों यहां पर क्या आ जाता है, कोलेजियम सिस्टम आ जाता है। फिर केस गया 1998 के अंदर में, थर्ड जजेस केस। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, कंसल्टेशन जो मैंने पहले बताया था हिसाब किताब बिल्कुल सही है कि सीजीआई साहब की जो एडवाइस होगी वो बाइंडिंग है, लेकिन साथ में एक और चीज करो, प्लुरैलिटी ऑफ द केसेस के बेसिस पे डिसाइड करो। मतलब क्या, अब सीजीआई साहब प्लस में 4 लोग हो गए क्या, आपके कोलेजियम का हिस्सा। और प्लुरैलिटी का मतलब क्या दोस्तों, मान के चलिए वो कंसल्ट करते हैं और उसके अंदर में 2 जजेस एडवर्स ओपिनियन दे दे कि भाई साहब इस पर राजी नहीं होते, तो वो अपना जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट साहब को नहीं भेजेंगे। यानी कि कोशिश की जा रही है कि 2 से ज्यादा यानी कि 3 जजेस एक चीज के ऊपर में क्या हो, राजी हो दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें फिर भेजा जाता है, फिर होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री फिर सारा का सारा तैयार करती है, होम मिनिस्ट्री इंक्वायरी करती है पूछे बैकड्रॉप में, फिर पीएम के पास चली जाती है, फिर पीएमओ और कैबिनेट क्या करता है, रिकमेंड करते हैं। सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन यहां से मेजर क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कोलेजियम सिस्टम की वर्किंग के ऊपर में निकल कर आता है। ये कहा जाता है, कई बार यह आरोप लगाया जाता है कोलेजियम सिस्टम के ऊपर पे कि जो वर्क करते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। मान के चलिए फला फला जो जज है उनको अपॉइंट किया गया, तो किस मेरिट पर किया गया, किस मेरिट पर नहीं किया गया, ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों, इसलिए क्या हुआ, कॉलेजियम के डिसीजन जो भी लिए जाते हैं उसको, उसके मीटिंग को, मिनट्स को क्या वेबसाइट पर डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इंश्योर किया ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। प्लस में कॉलेजियम का ऊपर में एक और आरोप लगता है कि यहां पर डायनेस्टी वाला ज्यादा रोल रहता है, यानी कि जिनके पेरेंट्स बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, जज हैं, उन्हीं के बच्चे क्या हो रहे हैं, वो प्रमोट हो रहे हैं, सारी की सारी चीजें। तो यानी कि यहाँ पर डायनेस्टी वाला भी हो रहा है, नेपोटिज्म वाला, ये भी एक कंसर्न। दूसरा आरोप ये भी लगाया जाता है कि यहां पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि इन जज को, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वाला हो गया, प्लस में इस कॉलेजियम सिस्टम के कारण में जुडिशरी हमारी जो है इक्वली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये भी कहा जाता है। और इक्वली रिप्रेजेंटेटिवनेस का मतलब क्या, चाहे वो कास्ट बेसिस पर हो, चाहे वो रिलीजन बेसिस पर हो, चाहे वो जेंडर बेसिस पर हो। और जेंडर वाला तो और कास्ट वाला तो बहुत ज्यादा वोकल रहता है मामला कि यहां पर हर कास्ट का, हर जेंडर का रिप्रेजेंटेशन, चाहे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए जुडिशरी के अंदर में नहीं है। ये सारे के सारे आरोप लगाए जाते हैं। और इसी कारण से दोस्तों आपको पता है रमन्ना साहब ने पिछले महीने ये बयान दिया कि बहुत खराब ये बात कही जाती है कि यहां पर जज खुद ही कोई अपॉइंट कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज इस वे में करेक्ट करके कोशिश करिए। और इसी चीज से बचने के लिए क्या किया गया था, एनजेएसी अमेंडमेंट लेकर आया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके अंदर में ये सारी की सारी कोशिश की गई थी कि अब अपॉइंटमेंट जो होगा जुडिशरी के अंदर में वो क्या होगा, इसके द्वारा होगा। और आप सभी को पता है दोस्तों, ये भी कहा गया था कि जो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसके कारण में क्या हो रहा है, बहुत सारी पोजीशन क्या रहती है, वेकेंट रहती हैं, फास्ट डिसीजन नहीं लिया था। और इसके कारण में ये अमेंडमेंट कर लेकर आया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया कि भाई साहब 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसको क्या किया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया कि भाई साहब ये आप हमारी जुडिशरी के जो इंडिपेंडेंस है, जो फ्रीडम है, उसमें क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हुई हैं, प्लीज इन चीजों को कनेक्ट करके रखिए। तो 1-2 चीजें फैक्ट हैं, प्लीज याद रखिएगा। कॉलेजियम सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है नहीं दोस्तों। हमारे यहां पर क्या ऐसा लिखा है कि सीनियर मोस्ट जज ही क्या बनेंगे, वो बनेंगे सीजीआई? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब क्या, ऐसी धारणा, ऐसा एक प्रचलन हो गया कि मान के चलिए जो सीजीआई साहब जा रहे हैं वो अपने जाते समय पर क्या, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको क्या करते हैं,
उनको नेम करते हैं कि ये अब अगले क्या होने चाहिए, सीजीआई होने चाहिए। तो ये क्या प्रेसिडेंट कभी भी ब्रेक नहीं किया? नहीं, ब्रेक किया गया, इंदिरा गांधी जी ने ब्रेक किया काफी समय पहले। तो लेकिन उसके बाद से 70s के बाद से 80s के बाद से ये प्रेसिडेंट फॉलो किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नाम सजेस्ट किया वो मैंडेटरी है, नहीं, मैंने फिर बोला कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बाइंडिंग नहीं है। वो क्या है, चेंज कर सकते हैं, बट जनरली एक ट्रेडिशन वो बनाए रखने के लिए क्या है, सीजीआई साहब वही नॉमिनेटेड जो करते हैं, जिनका रिकमेंड करते हैं, उन्हीं को ही क्या किया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। तो प्लीज ये फिनोमिना याद रखिए, क्योंकि जुडिशरी से रिलेटेड देखिए यूपीएससी के अंदर में जीएस पेपर 2 उठा के देखिए, तो वहां पर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में जो डिस्प्यूट है, जो टसल चलता रहता है, उसके ऊपर क्वेश्चन हर साल एक आता है, हर साल एक क्वेश्चन, चाहे जुडिशियल ओवररीच पर आ जाएगा, जुडिशियल लेजिस्लेशन के ऊपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या रहती है, इंपॉर्टेंट रहती है। तो प्लीज इन सब चीजों से भी कनेक्ट करके रखिएगा कि क्या फर्दर रिफॉर्म्स की क्या है आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है, प्लीज कनेक्ट करके रखिएगा। तो आज के जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हमने आज वहां पर डिस्कस कर लिए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आज 20 जून है दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, शाम को 6 बजे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पीआरटी लाइव कोड यूज़ करके 18,500 रुपये में आपको ये कोड मिल सकता है, कोर्स मिल सकता है। 2 या 3 दिन दोस्तों ये सेशन ऐसे ही होगा, उसके बाद में ऑलरेडी मैंने आपको सैटरडे को बताया था कि बोर्ड में कुछ इशू है, उसके कारण से हम उसको नहीं कर पाए, फिर मैं थोड़ा सा बाहर भी था, तो उसके कारण से अभी हम सेशन ऐसे रखेंगे। लेकिन आपको प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, रात में चाहे जितना भी लेट सोऊं, उसके कारण में भी अभी आज मैं शायद 2 बजे सोया था, फिर भी मैं 4 बजे उठ के मैंने इस सेशन को पहले पढ़ा, पूरा कर रिकॉर्ड किया, फिर आपके लिए यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल कराई। उसके बाद में 2 या 3 दिन के बाद में इस सेशन दोबारा हमारा जो लाइव फॉर्मेट होता है उसमें क्या हो जाएंगे, आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, तिवारी प्रशांत 26, मैं अवेलेबल हूँ। ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर दोस्तों प्रशांत तिवारी 26 ये यूज़र नेम है, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, प्रशांत तिवारी PDF। यहाँ पर आपको दोस्तों क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर का, इंडियन एक्सप्रेस का PDF मिल जाएगा, और इस सेशन का भी PDF रिलेटेड मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, नया वीक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत मन लगाकर पढ़ाइए, बाय बाय, मतलब पढ़िए, बहुत मन लगाकर पढ़िए, मैं मन लगाकर तो पढ़ा रहा ही हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।